Assalamualaikum, my dear learners. I'm making this video so that I can make you understand the process of ablation, snow accumulation, abrasion and plucking. सबसे पहले तो बेटे you need to understand कि ग्लेशियर कहते हैं किसको है. बेटे ग्लेशियर कहते हैं टफ मास ऑफ आइस, राइट? और ये आइस आपके पास पोलर रीजन में आपको नजर आएगी. Those places which are away from the equator. The places which are away from the equator, वहां पे बर्फ ज्यादा जमती है due to low temperature. So my dear learners, due to climate change और due to change of season, जब सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं तो वो स्नो मेल्ट होती है. मेल्टिंग को कहते हैं हम एब्लेशन, राइट? अब इस मेल्टिंग के दौरान बेसिकली बेटे दो प्रोसेसेस होते हैं. एक को हम प्लकिंग कहते हैं और एक को हम एब्रेशन कहते हैं, राइट? अब प्लकिंग और एब्रेशन होती कैसे है? फॉर दैट रीजन आई हैव डिसाइडेड टू शो यू दिस वीडियो. सो माय डियर लर्नर्स, यू कैन सी बेटे कि दुनिया में बहुत सी जगह पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, स्पेशली पहाड़ों के ऊपर. व्हेन वी लुक एट डिफरेंट ब्यूटीफुल माउंटेन्स, सो देयर पीक्स आर कवर्ड विद स्नो. There are many places, most of the time people are fascinated with the snow. People love snow, people love glaciers, they want to go to such places जहां पर snow होती है. यहाँ से बहुत से लोग जो है टूरिज्म के लिए नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, लाइक हिमालयाज एंड काराकोरम, where they can see snow or where they can see glaciers. पाकिस्तान में 3 बड़े ग्लेशियर्स हैं, बलतोरा, बलतोरो एंड सियाचिन, राइट? बट ओवर हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक एब्रेशन है और एक प्लकिंग है. जब बर्फ जमती है यानी जब स्नोफॉल होती है तो बेटे इस तरीके से बर्फ जमती है. समटाइम इट फॉर्म्स अ लेक ऑफ आइस. इसको कॉरी भी कहते हैं, CORRRE. ओके, जैसे आपने झील सैफुल मलूक का सुना होगा. झील सैफुल मलूक एक खूबसूरत झील है, ये भी कौरी की एग्जाम्पल है. जो बर्फ जमने की वजह से जो लेक बने उसको कौरी कहते हैं, राइट? ओके, यू कैन सी बेटे इस तरीके से बर्फ जम रही है और एक लेक को फॉर्म कर रही है. लेक कहते हैं द बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय द लैंड, ठीक है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली बेटे कि अब अब्रेशन और प्लकिंग इसमें कैसे हो रहा है. You have to watch the video very very carefully. My dear learners, due to change of season, जब बर्फ बेसिकली मेल्ट होना शुरू होती है तो होता क्या है, बेसिकली it starts thaw. Thaw is a very common word you have heard. आपके फ्रिज में जब बर्फ जमती है तो वो क्या होता है कि कुछ अरसे बाद या हर थोड़े अरसे बाद बर्फ को निकालने की या उस फ्रीजर को साफ करने की जरूरत होती है. या फॉर एग्जाम्पल जब कोई गोश्त का पैकेट हम फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो हम उसको थॉ करते हैं. थॉ का मतलब क्या होता है कि हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आते हैं ताकि वो मेल्ट हो सके. सो माय डियर लर्नर्स, ओवर हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब बर्फ मेल्ट होती है या अगर कोई भी बर्फ या पानी फ्रीज होता है तो वो एक्सपेंड करता है. जब वो एक्सपेंड करता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और इस प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से हमारे पास वो पत्थर टूटता है. एज यू कैन सी राइट नाउ इन द वीडियो कि यहाँ पत्थर के अंदर पानी है और वो पत्थर पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और एक्सर्ट हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो पत्थर टूटकर गिर जाएगा. आर यू ऑब्जर्विंग इन दिस वीडियो? यस, कि प्रेशर एक्सर्ट हुआ 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 और एक पॉइंट ऐसा आया कि बर्फ टूटकर गिर गई. So you can see बेटे जब टूटी हुई बर्फ, टूटा हुआ रॉक along with the ice गिरता है, इसको हम स्क्री कहते हैं, राइट? कॉरी हो गया, स्क्री हो गया, आपके पास ग्लेशियर फील्ड हो गई, ये सारे टोपोग्राफिकल ग्लेशियर फीचर्स है. ये बर्फ की वजह से होने वाले ग्लेशियर फीचर्स का नाम है. मूविंग ऑन, you can see that this is scree. Now my dear learner, sometimes when snow moves तो छोटे छोटे पार्टिकल्स या कभी कभी बेड रॉक पे भी जो बर्फ होती है वो स्क्रैप आउट होना शुरू करती है. इसको कहते हैं हम एब्रेशन. आप देख सकते हो एब्रेशन की वजह से इस तरह से वी शेप वैलीज भी बनती हैं, राइट? जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ अपने साथ उस जमीन के टुकड़े को अपने साथ स्कूप आउट कर लेती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो. बर्फ क्या हो रही है, जब वो मेल्ट हो रही है तो वो बर्फ को रॉक के पीसेस को अपने साथ लेकर निकलती है.
उसको आप एब्रेशन कहते हो, और कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स भी उसके साथ स्क्रैप आउट हो जाते हैं, उसको आप प्लकिंग कहते हो। तो बेटा एब्रेशन एंड प्लकिंग आर द टू प्रोसेसेस थ्रू विच स्नो गेट्स अक्यूमुलेटेड, या बर्फ जो है बेसिकली वो क्या होती है, वो आगे की तरफ मूव होती है, स्लिप डाउन करती है, आगे जाके जमा होती है। उसकी वजह से बेटे बहुत सारे फीचर्स बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यू शेप वैली बनती है, वी शेप वैलीज बनती है, कॉरी बनता है, स्क्री होता है। So these all are the glacial features which are formed due to abrasion and plucking. So you need to understand बेटे, hanging valleys भी बनती हैं, as you can see in the video right now. Similarly, my dear learners, you need to understand कि जो glaciers abrasion और plucking है, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। Moreover, यहाँ पे interlocking spurs भी बनते हैं और बहुत सारे features बनते हैं, उनको हमने और ज्यादा नहीं पढ़ना। You need to understand कि ablation कहते हैं glacier melting को, इसके अलावा abrasion किसको कहते हैं, you need to understand it, and ablation किसको कहते हैं, you need to understand। अब आपके पास पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2019 का क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को जरा मैं डिस्कस करके आपको बता देती हूँ। जैसे कि उस क्वेश्चन के अंदर माय डियर लर्नर्स आया हुआ है कि स्नो अक्यूमुलेशन के कोई दो रीजंस बताइए कि बर्फ अक्यूमुलेट क्यों होती है। अक्यूमुलेट कहते हैं बर्फ के जमने को बेटे, जब बर्फ मेल्ट होती है या बर्फ जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ आती है ड्यू टू एवेलांचेस, बर्फ के तूफान की वजह से, तो वो बर्फ अक्यूमुलेट होती है, राइट। या क्लाइमेट चेंज आता है तब वो बर्फ अक्यूमुलेट होती है। तो अक्यूमुलेशन के बेटे बहुत से रीजन हो सकते हैं। अक्यूमुलेशन का मतलब है बर्फ का जमा होना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर लर्नर्स? तो बर्फ के जमा होने के बेटे बहुत से रीजन, जैसे राइट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ माई स्क्रीन, लेट मी जूम इन फॉर यू। आप देख सकते हो इन दिस क्वेश्चन क्या गिवन है, सजेस्ट टू रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ ग्लेशियल एब्लेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर बर्फ मेल्ट क्यों होती है। अब सोर्स के अंदर उन्होंने हमें यहाँ पे एक कुरोदोपिन ग्लेशियर दिया हुआ है, शिमशाल रिवर यहाँ पे बनाया हुआ है, और पूछा हुआ है कि मेल्टिंग क्यों होती है, ग्लेशियल एब्लेशन क्यों होती है। तो उसका पहला रीजन चेंज ऑफ सीजन हो सकता है, कि जब सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम आता है तो बर्फ पिघलना शुरू होती है, और वो वाटर जो बर्फ पिघलती है वो रिवर के वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, और वो रिवर में वही फ्रेश वाटर होते हैं जिसको हम अपने अपने डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रीजन क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, राइट। नाउ लेट्स रीड द आंसर फ्रॉम द मार्किंग स्कीम एज वेल, कि हमारे पास ग्लेशियर मेल्टिंग के एक्चुअल में रीजंस क्या क्या है। तो मार्किंग स्कीम में क्या रीजंस लिखे हुए हैं उसको भी एक दफा हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो बेटे मार्किंग स्कीम के अंदर जो इसके रीजंस है, वी आर गोइंग टू सी देम प्रॉपर्ली। ओके, ओके, तो इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन माय डियर लर्नर्स, तो इसी को हम गो थ्रू करेंगे। अवार्ड 1 मार्क फॉर एन आउटलाइन रीजन एंड 1 मार्क फॉर एक्सपेंशन ऑफ द रीजन। 4 मार्क के क्वेश्चन में आपका एक पॉइंट आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट का होता है, फर्दर मार्क उसकी डेवलपमेंट का होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो पहला रीजन उन्होंने क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स टू राइज, फ्रीजिंग पॉइंट कॉजिंग ग्लेशियर मेल्टिंग, एविडेंस फॉर दिस इज शमशाल रिवर फ्लो। तो आप उसको पिक्चर से भी रिलेट कर सकते हो कि वहां पे रिवर पे पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। तो उन्होंने एब्लेशन के यानी बर्फ के मेल्ट होने के रीजन पूछे हुए, तो उनमें से एक रीजन क्लाइमेट चेंज है बेटे, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघलती है, राइट। और जब बर्फ पिघलती है तो रिवर में वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है, राइट। इसी तरीके से बेटे डिक्लाइन इन द अमाउंट वॉल्यूम ऑफ विंटर स्नोफॉल मींस दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्लेशियर इज नॉट मेंटेन्ड रिजल्टिंग इन एब्लेशन, एविडेंस फॉर दिस इज रिट्रीटिंग कुरोदोपियन ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर का वॉल्यूम मेंटेन नहीं है इसका मतलब क्या है कि मेल्टिंग जो हो रही है वो कम हो रही है। केल्विंग अकर्स व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ आइस ब्रेक्स फ्रॉम द ग्लेशियर स्नाउ, अगर बर्फ टूट के अलग होती है या आगे जाके बर्फ के पीसेस टुकड़े होके गिरते हैं उसको केल्विंग कहते हैं। तो केल्विंग भी हमें पिक्चर में होती हुई नजर आ रही है कि बर्फ के टुकड़े टूट के गिर रहे हैं, तो केल्विंग भी बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे हो रही है।
उसका रीजन क्या है? दिस occurs when a glacier flows into a sea or lake, यानी जब ग्लेशियर पानी में या बेसिकली किसी सी या लेक में आके उसका पानी गिरता है और उसके बड़े बड़े पीसेस टूट के गिरते हैं, उसको केल्विंग कहते हैं, राइट? नो एविडेंस इन द फोटोग्राफ एज अ ग्लेशियर डज नॉट रीच द सी और लेक। हमें यहाँ पे एविडेंस केल्विंग का होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सी और लेक के करीब वो नहीं पहुंचा। सब्लिमेशन भी हो जाती है जब आइस जो होता है वाटर वेपर में चेंज होता है लिक्विड में चेंज हुए बगैर, इसको भी हम फोटोग्राफ में नहीं देख सकते। तो मेरे ख्याल से आप इजियर रीजंस की तरफ जाओ। चेंज ऑफ सीजन आप लिख सकते हो, आप क्लाइमेट चेंज लिख सकते हो, आप ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हो, राइट? दीज ऑल आर द रीजन माय डियर लर्नर जिसकी वजह से आपके पास ग्लेशियल एब्लेशन हो रही है। समझ आ रही है? ग्लेशियर एब्लेशन की होने के ये कुछ रीजंस यहाँ पे मेंशन्ड है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के अंदर, वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कि आपके पास टॉपिक क्या है हमारे पास? द टॉपिक इज ग्लेशियर्स, एब्रेशन, प्लकिंग, एब्लेशन, दिस इज आवर टॉपिक, ठीक है जी? हो गया क्वेश्चन नंबर 1, हमारा पहला ही क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है। यू कैन सी स्टडी फिगर 1 which shows an extract from newspaper report about glacial melting in Pakistan। अब हमें सोर्स क्या दी हुई है? स्टडीज शो that glaciers in Karakoram mountain range in the upper Indus basin plains are rapidly melting, राइट? स्टडीज ये बताती हैं कि कराकरम माउंटेन रेंज के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं जैसे सियाचिन, बलतोरा, बलतूरा, वो मेल्ट हो रहे हैं, राइट? आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल टर्म फॉर ग्लेशियर मेल्टिंग। अब ग्लेशियर मेल्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट टर्म कौन सी है? अक्यूमुलेशन, यानी अक्यूमुलेशन तो हम उसको कहते हैं ना जब बर्फ ढेर हो जाती है या एक जगह बर्फ का मतलब जम जाती है या उसका ढेर लग जाता है। एब्रेशन, जब बेडरॉक बर्फ पूरी निकलती है। एब्लेशन, एब्लेशन कहते हैं बेटा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर को। मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग का नाम है एब्लेशन, नॉट एब्रेशन, इट्स एब्लेशन। अब हमसे पूछा हुआ है कोई एक लैंडफॉर्म बताइए जो ग्लेशियल इरोजन की वजह से बनता है। अभी अभी हमने वीडियो में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखी हैं। ग्लेशियर फील्ड भी बन सकती है, कॉरी भी बन सकता है, राइट? हमारे पास वी शेप वैलीज भी बन सकती हैं, यू शेप वैलीज भी बन सकती हैं। ये वो सारे फीचर्स हैं जो ग्लेशियल इरोजन की वजह से होते हैं। So these are the question in 2020 paper related to glaciers। 2020 के बाद 2021 पे भी देख लेते हैं। 2001 के अंदर हम देख लेते हैं ग्लेशियर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। In 2021 we have to see is there any question related to glaciers? No, there is no question। हम 2022 को देख लेते हैं। इन 2022 के अंदर अगर हम देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है रिलेटेड टू ग्लेशियर्स, उसको चेक कर लेते हैं। यस, देयर इज अ क्वेश्चन। यू कैन सी बेटे यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है। अब देखो यू हैव टू लुक एट द सोर्स वेरी केयरफुली, ठीक है? इस सोर्स को अगर आप गौर से देखो माय डियर लर्नर्स, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास अक्यूमुलेशन जोन, एब्लेशन जोन, यानी एक बर्फ जम रही है यानी जमा हो रही है और एक जगह बर्फ मेल्ट हो रही है। इसको कहते हैं केल्विंग बेटे, जब बर्फ टूट के टुकड़ों में पानी में सी में या लेक में गिरती है इसको हम क्लियर केल्विंग कहते हैं, राइट? अब सवाल क्या है? सजेस्ट टू प्रोसेसेस दैट लेड टू ग्लेशियल अक्यूमुलेशन। अब हमें दो प्रोसेसेस बताने हैं जिसकी वजह से ग्लेशियल अक्यूमुलेशन होती है। अब बेटे बर्फ जो जमती है उसके बहुत से रीजंस हैं, उस पे आप एब्रेशन और प्लकिंग दोनों का लिख सकते हो। ये दो प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से बेटे ग्लेशियल अक्यूमुलेशन होती है। या आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि बेसिकली हमारे पास जब बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जब मेल्ट होती है बर्फ, और फिर जब बर्फ अवेलांचेस, जब बर्फ का तूफान आता है तो बहुत सारी बर्फ एक साथ नीचे आके गिरती है। तो दैट कुड बी अ रीजन एज वेल। लेकिन फिर भी एक दफा हम मार्किंग स्कीम से भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम मार्किंग स्कीम से ये क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? लेट्स सी। मार्किंग स्कीम से माय डियर लर्नर जो हमें नजर आता है, वी हैव टू लुक एट द मार्किंग स्कीम। इट्स 1D।
क्वेश्चन वाज ग्लेशियल अक्यूमुलेशन के रीजंस क्या हैं? Accumulation occurs in upland areas where large volume of snow precipitation fall. जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बर्फ होती है, उसकी वजह से बर्फ का ढेर लगता है, जिसको हम accumulation कहते हैं. Over a period of time, the snow frozen becomes compacted to form accumulated glaciers ice. वो बर्फ जमती रहती है, जमती रहती है, जमती रहती है, जिसकी वजह से बर्फ की accumulation होती है. More snow and precipitation fall, जब बहुत ज्यादा बारिश या बहुत ज्यादा बर्फ होती है, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास वहां पे बर्फ जमती रहती है. फिर हमारे पास बारिश होना शुरू होती है तो वहां पे और बर्फ जम जाती है. कभी कभी एवेलांचेस या बर्फ के तूफान आते हैं, जिसकी वजह से बर्फ का ढेर लग जाता है. राइट. तो बर्फ हमसे अक्यूमुलेशन के रीजंस पूछें कि बर्फ का ढेर क्यों लगता है. इसमें आप एब्रेशन और प्लकिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि जब बर्फ बहुत तेजी से आगे की तरफ जाती है तो और वहां पे जाके नीचे जाके भी अक्यूमुलेट होती है, तो उसके अंदर एब्रेशन और प्लकिंग का लिख सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ है एक्सेप्ट एनी अदर अप्रोप्रिएट, यानी कोई और भी अगर आप एब्रेशन और प्लकिंग को भी रिलेट करते हो अक्यूमुलेशन से, तो आपका ये पॉइंट भी केटर किया जा सकता है. तो आई होप माय डियर लर्नर्स ये ग्लेशियर वाला टॉपिक भी आपको समझ आ गया हो. If still there is any confusion, so do let